इसको कर दिया अलाउ टू रिकॉर्ड का। तो आज का हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो आप लोग हेडिंग डाल लो, एरोमेटिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें ऑलरेडी पता है, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर रिंग होती है उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके कॉमन नेम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा टाउलिन, सबने सुना होगा ना टाउलिन क्या होता है? Yes, sir. यस सर। गुड, एक टाउलिन होता है। कुछ कंपाउंड है, गुड गुड गुड, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके बारे में हमें एटलीस्ट उनका नाम पता होना चाहिए। मैं कुछ ऐसे मेजर कंपाउंड्स का नाम मैंने पहले भी लिखे थे और अभी कुछ के नाम मैं और लिख रहा हूँ, ठीक है? वो एटलीस्ट नाम आपको पता होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कंपाउंड है। जैसे तो आप पहला पॉइंट लिख लो, सम इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप लिखिए सम इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स, और उसमें सबसे पहला नाम आ गया आपका टाउलिन का। उसके अंदर आपने बनाई एक बेंजीन रिंग, ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग, और साथ में CH3, दिस इज कॉल्ड टाउलिन। अरे यार गलत, टाउलिन, ये टाउलिन हो गया। उसके बाद आपने बना दो, ये नोट कर लिया सबने, टाउलिन हो गया। यस सर। तो कर लिया होगा यार सब, ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट कंपाउंड में, उसका नाम है क्यूमीन। उसमें क्या है, पहले कार्बन लिखो, थोड़ा सा स्क्रीन, हाँ, एक कार्बन, उसमें CH3, फिर एक और CH3 लिख दिया आपने, और इधर अटैच कर दिया फिनाइल ग्रुप, और एक आपने वैलेंसी पूरी कर देनी है इसकी, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, क्यूमीन, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी कंपाउंड नोट करने हैं। Done, sir. डन। गुड, नेक्स्ट में आते हैं। अब मैं बना रहा हूँ, कॉमन नेम है उसका स्टाइरिन। उसमें क्या करना है, आपने एक रिंग बनाई, ये आपकी बेंजीन रिंग, हमारा फिनाइल कार्बन ये, और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। मतलब आप ये समझो कि इधर और इधर कार्बन है, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइरिन, STYRENE। Done, sir. सर इसमें कार्बन ऊपर अटैच्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड से कार्बन फिर से अटैच्ड है। हाँ जी, CH2 होगा ना फिर लास्ट में। हाँ CH2 को वैलेंसी में पूरी नहीं कर रहा, ऐसे यहाँ पे भी H हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एनिलीन। ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन। ठीक है, ये हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट में चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे NH2 हटा दूँ और इसकी जगह में यहाँ पे लगा दूँ CHO, तो क्या बन जाएगा, ये बेंजाइल्डिहाइड का कॉमन नेम है, बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है, Yes, नेक्स्ट sir. में चलें। यस सर। नेक्स्ट वाले के अंदर मुझे बनाना है एसीटोफिनॉल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये लिया बेंजीन रिंग, यहाँ पे ले लिया कार्बन CH3 और डबल बॉन्ड O, इसको हम कहते हैं एसीटोफिनॉल। ये ना, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन जब आते हैं तो डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, स्ट्रक्चर कोई नहीं देगा। ये कॉमन नेम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसीटोन आपका एसिडोफिनॉल रिएक्ट हुआ है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो रिएक्शन तो क्रिएट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट में चलता है बेंजोफिनॉल में। सर वो NON है, ई नहीं है उसमें? NONE है, लास्ट में E है। ओके सर।
नेक्स्ट आते हैं जी बेंजोफिनॉल, कार्बन, और यहाँ पे दो आपने ऐसे बनाने, एक में लगाया आपने रिंग, दूसरे के अंदर भी आपने लगा दी ऐसे करके रिंग और डबल बॉन्ड ओ। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनॉल, BENZO PHENONE, बेंजोफिनॉल। Done, sir. गुड, सबने नोट कर लिया? Yes. नेक्स्ट आते हैं बेंजोइक एसिड। ये हमारा आ गया बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर CH, बेंजोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, वो होता है हमारे पास एनिसोल। एनिसोल में भी मैंने पहले बताया होगा आपको। Yes, sir. बताया. हाँ, ये हटा दूं ना अब? एनिसोल भी लिख लेते हैं, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। बेंजीन के साथ में OCH3, दिस इज कॉल्ड एनिसोल। ये ईथर है फंक्शनल ग्रुप हमारा। और अगर यहाँ पे जो CH3 है उसको मैं हटा दूं और उसकी जगह में अगर मैं, ये मैंने CH3 हटाया और CH3 की जगह में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है C2H5, इथाइल कनेक्ट कर दिया है, तो अब जो इसका नाम होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, बेंजीनिंग OC2H5 का जो कॉमन नेम है उसको हम लोग कहते हैं फेनिटोल, PHENETOL, फेनिटोल। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन आएंगी, मैं उसको बताऊंगा कि उसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। जैसे आपके सवाल, सपोज करो क्वेश्चन आपके पास कुछ आया, उसमें लिखा हुआ है पीएच ऐसे ऐसे करके फिर पीएच लिख दिया है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा पता लग रहा है आपको? इसका मतलब Yes, sir. ये पीएच मतलब एक रिंग, फिर एक कार्बन, फिर ये एक और रिंग है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, पीएच का मतलब यहाँ पे किस चीज से? फिनाइल से। पीएच मतलब फिनाइल, और फिनाइल का जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज C6H5 होता है। तो कहीं पे भी पीएच आता है तो उसको समझ जाना, उसका मीनिंग ये है। ठीक है, यहाँ तक ओके रिपोर्ट है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ पे? नहीं सर। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, जिसके अंदर आपने शायद स्कूल में सुना होगा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये सुना है सबने? अभी स्कूल में चल रहा है किसी के ये ऑर्गेनिक? सर ऑर्गेनिक तो क्या? चल रही है पर यहाँ तक नहीं आए। अच्छा, सर तो और तो सुना हुआ सा लग रहा है, और पैरा भी. ऑर्थो मेटा पैरा बहुत सिंपल सी चीज होती है। आप इसके बाद ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके खत्म हो गए इसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह के। अब मैं एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ नोमेनक्लेचर के लिए, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो एक नोट लिखिए आप, इफ द बेंजीन रिंग, if the benzene ring is डाई मतलब टू, ये हम तभी यूज करते हैं ऑर्थो पैरामेटा जब हमारे पास दो चीजें होती हैं। इफ द बेंजीन रिंग इज डाई substituted, the substituents are, the substituent are located at the lowest number, at the lowest number, फुल स्टॉप। तो मैंने बोला इसके अंदर इफ द बेंजीन रिंग इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, बेंजीन रिंग है उसमें दो कोई सब्स्टिट्यूट अटैच हो रखे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हमें लोवेस्ट नंबर देना है। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्राइबल सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का, मतलब कॉमन नेम के हिसाब से जो हम उसको बोलते हैं,
उसके अंदर 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्थो की, एक मेटा की, एक पैरा की। तो ऑर्थो है क्या, उसको बताता हूँ आपको। आपके पास जैसे एक रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है, तो इसके अंदर मैंने कोई सी भी 2 साइडें ले ली, जैसे साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2, और इन दोनों साइडों में मैंने एक एक ग्रुप लगा दिया, माना यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि मैं इसका नाम लिखूँ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। मैं लिख सकता हूँ इसे 1,2 डाई क्लोरो और बेंजीन। ठीक है, और जो पोजीशन, अगर दोनों पोजीशन में साथ में, जैसे फर्स्ट और 2 के बिल्कुल साथ साथ में Cl कनेक्टेड है, इस पोजीशन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइबल नेम्स में, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो। ठीक है, तो उसका नाम मैं अगर वैसे लिखूं तो हो जाएगा ऑर्थो। 1,2 की जगह में सिंपल मैं लिख सकता हूँ ऑर्थो, दैट इज O डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो कहने, अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। ये हुआ ऑर्थो वाले के केस में। तो अगर मेरे पास कोई भी रिंग है, इस रिंग के अगर 2 भी साथ में कनेक्टेड होंगे तो ऑर्थो होगा। जैसे ये एक ऑर्थो पोजीशन हो गई, या आप ये सोचो कि यहाँ पे 2 कनेक्टेड है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, या आपने ये रिंग बनाई, ये 2 यहाँ पे कनेक्टेड है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन सबको क्लियर होगी क्या होती है? यस सर, क्लियर है। ओके, अब हम आते हैं उसके बाद, ऑर्थो के बाद ओ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, नोट कर लो इसको। ऑर्थो की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है 3। और भी हो सकती है, मतलब ध्यान में ये रखना है कि जब साथ में 2 कनेक्टेड हो। सर ये आपने पहले करवाया था एक चैप्टर में। अच्छा, ये करवा दिया था? ठीक है, तो फिर तो बढ़िया, और जल्दी हो जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट। हाँ सर, आपने ओके, उस टाइम ये कहा था कि जब ऑर्गेनिक आएगी तब बताएंगे तुम्हें। अच्छा, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना, जैसे एक तो मैंने पहले वाले में क्या करे थे, सारे साथ साथ कनेक्टेड कर दिए थे, अगर एक बीच में छोड़ के लिखेंगे तो वो आपका हो जाएगा क्या, मेटा। ठीक है, जैसे एक मैंने यहाँ करा, इसको एक को छोड़ दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, दिस इज कॉल्ड मेटा, एंड मेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। बहुत सिंपल सी चीज है ये। अब पैरा के केस में क्या कर देंगे, 2 छोड़ देंगे, तो पैरा वाला हमेशा सिमेट्रिकल बनता है। ठीक है, हो गया। यस सर। जी सर, हो गया। अब पैरा वाले में क्या करेंगे आप लोग, जैसे ये कोई बेंजीन रिंग है, एक यहाँ पे, इसके दूसरे अपोजिट में एक हो सकता है ऑप्शन, दूसरा वाला आप ले सकते हो, ये बेंजीन रिंग हो गई हमारी, एक यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसके बिल्कुल अपोजिट कनेक्टेड है। तीसरा ऑप्शन ले सकते हैं हम, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, एक यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ पे कनेक्टेड है। ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो पैरा के हैं। ठीक है, ये हम कब यूज कर रहे हैं कंसेप्ट, जब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 2 कनेक्टेड है। अभी अगर बाई चांस 2 से ज्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, उस केस में हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे, जैसे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, एक रिंग है उसमें 3 कंपाउंड कनेक्टेड है, या हमें एक रिंग के अंदर उन 3 कंपाउंड के अंदर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, किसका नाम पहले लिखेंगे, किसका नाम बाद में लिखेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा नोट करते हैं नेक्स्ट रूल के अंदर। कि ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ूं? यस जी सर। सर, क्लियर है। ठीक है जी, अब आप लिखिए, इफ द बेंजीन रिंग इज ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूटेड, 3 या 3 से ज्यादा वाले उसमें कनेक्टेड है। इफ द बेंजीन रिंग इज ट्राई और हायर substituted, then the substituent of the base compound, then the
substituent of the base compound is given the number 1 and then the direction of the numbering is selected, then the direction of the numbering is selected in such a way that the next substituent get the lowest number. In such a way that the next, ये क्या लिखा हुआ है, next, ये next है, that the next substituent gets the lowest number. ठीक है, यस फुल स्टॉप। इसके आगे आपने एक पॉइंट और लिखना है, the substituent are written in the name the substituent are written alphabetical order. The substituent are written in alphabetical order. ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर, पहले ही आप रूल पढ़ लो, फिर इसके ऊपर मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बीच में आप नाम ट्राई करना क्या नाम हो सकता है। तो रूल बहुत सिंपल सा है, अगर किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है तो हम कंपाउंड के उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे उसके पोजीशन के हिसाब से। नंबर 1 हम उस कंपाउंड को देंगे जो कि क्या हो, बेस सब्स्टिट्यूएंट हो। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेस को हम नंबर 1 पोजीशन देंगे। वो बेस सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है मैं बताता हूँ, और उसके बाद डायरेक्शन इस तरीके से करेंगे कि वो लोवेस्ट सम रूल फॉलो करे, और नाम ऐसे लिखेंगे कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें। तो अब एक इसके बेसिस में एग्जांपल ले लेते हैं, उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास, ये आपने बनाई एक बेंजीन रिंग, इसमें आपने एक जगह में अटैच करा दिया है Br, दूसरी जगह में अटैच कराया आपने NO2, और यहाँ पे भी NO2 कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको जो है नंबरिंग करनी है इसकी। तो मैं इसकी नंबरिंग कहाँ से करूँ? हमें लिखा हुआ है द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेस कंपाउंड इज गिवन द नंबर 1। अब सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेस कंपाउंड, तो इसमें बेस कंपाउंड कौन सा होगा, कुछ पता लग सकता है आपको? NO2। NO2, ओके। सर बेस और वो कंपाउंड बेस मतलब? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा, उसी को तो मुझे आपसे डिफाइन करवाना है क्या होता है। सो देखो Br होगा। Br होगा या NO2 होगा, तो अभी तुम लोग गैस कर रहे हो ना? यस सर। ओके, तो अभी देखो मेरे पास अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं तो इसकी काउंटिंग कहाँ से हो सकती है? 2 रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता ये है कि मैंने NO2 से स्टार्ट करा, इस तरफ से 1 2 3 और 4, तो 1 3 और 4 में आ रहा है ना। 1 + 3 + 4, इनको मैं ऐड करता हूँ, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह में डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। उस केस में क्या आ रहा है? 1 2 और 4 आ रहा है। 1 + 2 + 4 दैट इज 7। ठीक है, तो अब मुझे बता सकते हो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई? सर ब्रोमीन। येलो वाली। जी सर, तो मैंने इस वाले को हटा देता हूँ,
ओ सॉरी यार, ये भी हट गया। अब ये इसके बाद अब मेरा जो काम बनता है वो ये कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। कोई आइडिया करना, कोई गेस करना चाहे कैसा नाम हो सकता है? गेस करो क्या नाम हो सकता है। सर इसमें एक ऑर्थो और एक ऑर्थो और एक मेटा है। नहीं, ऑर्थो मेटा पैरा आपको तब लगाना है जब सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे। यहाँ पे तो 3 है तो यहाँ पे वो सब नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस केस में क्या नाम हो सकता है बताओ। सर 1 ब्रोमो 2,4 डाइनाइट्रो नाइट बेंजीन। हाँ साइक्लो नहीं बेंजीन। मोर 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। हाँ ठीक जी है, सर। गुड। तो आप इसका नाम लिख लो अपने आप ही सब। मैं एक और क्वेश्चन दूंगा इसके बाद। 1 ब्रोमो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसके अंदर आप बताना फिर क्या नाम होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास एक रिंग है, इस रिंग के अंदर यहाँ पे कर देते हैं CH3। इधर है हमारे पास सपोज करो Br, और इधर कर देता हूँ मैं NO2। ये हमारे पास कंपाउंड आ गया है। अब आप गैस करो कहाँ से इसकी नंबरिंग कर सकते हो। NO2 से स्टार्ट करूँ CS3 से। या सर मैं? CH3 से होगी। CH3। ओके, और ऐसा क्यों होगी CH3 से? सर लो सम सम रूल। रूल। सम रूल से सर। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 और 4। अब नाम बताने की कोशिश करो क्या हो सकता है। सर 2 ब्रोमो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। परफेक्ट, वेरी गुड। लिख लेते हैं नाम। 2 ब्रोमो डैश 1 मिथाइल डैश 4 नाइट्रो बेंजीन। अरे यार ये क्या हो गया इसमें। ये वाले पॉइंट सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर क्लियर है। ठीक है जी। अब मैं एक ऐसा केस लेते हैं, अगर सपोज करो कोई बेंजीन रिंग है और उसके साथ में कोई बड़ी चेन कनेक्ट हो गई है अल्केन की, या कोई और फंक्शनल ग्रुप भी उस चेन के साथ कनेक्टेड है। सपोज करो जैसे हमने कुछ ऐसा करा कि ये एक बेंजीन रिंग बनाई और उसके साथ में कुछ ऐसे चेन कनेक्ट कर दी, और उस चेन के अंदर कहीं पे OH लगा दिया या किसी में NO2 ग्रुप लगा दिया। तो इस केस में हम नोमेनक्लेचर कैसे करें, इसके अंदर क्या हम लोग चीज फॉलो करें। ठीक है, तो उसके लिए हम पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट नोट लिखिए आप। व्हेन द रिंग इज अटैच्ड टू एन एल्केन। सर एक बार रिपीट कर दो कि नेट चले गया था। हाँ हाँ, अरे मैं पॉइंट भी स्टार्ट कर रहा हूँ यार, ये बस व्हेन से ही स्टार्ट करा है मैंने पॉइंट। ओके सर। हमारा पॉइंट है व्हेन ए बेंजीन रिंग is attached to an alkane. When a benzene ring is attached to an alkane with a functional group, it is considered as a substituent. It is considered as a substituents. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए पेरेंट चेन, ये भी लिख देते हैं। इंस्टेड ऑफ ए पेरेंट चेन। सब ठीक है, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है। हाँ उसको हम फिर सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ठीक है, रिंग को जैसे ना मैं सर। एग्जांपल बताता हूँ पहले। हाँ बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होगा हमारा फिर।
जैसे एक एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये नोट हो गया ना, सबने नोट कर लिया? यस यस सर। सर। अब सपोज करो कि ये मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग में 1 2 3 और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इसकी नेमिंग करनी होगी तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 2 और 3। तो मैंने इसका 1 वाले को मैं क्या बोलूंगा, फिनाइल। यहाँ पे जो बेंजीन रिंग होती है ना, तो हम बेंजीन रिंग में क्या होता है, देखो C6H6 होता है, इसको बेंजीन कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास C6H5 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो आप बेंजीन मत लिख देना कि 1 बेंजीन, वो पोजीशन हमें रिप्रेजेंट नहीं करनी है। हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1 फिनाइल। उसके बाद 1 2 3 है, PAN-2 ऑल, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो रहा है? तो सर ये फिनाइल यस वाला सर। तभी होता है जब पेरेंट चेन नहीं होती है बेंजीन, और C6H5 होता है। देखो, अगर बस इतना ध्यान रखना, अगर बेंजीन आपको अलग नजर आ रहा है, अकेला नजर आ रहा है, तो वो बेंजीन है। अगर वो किसी के साथ भी कनेक्टेड है तो वो फिनाइल हो जाएगा। तो सर मतलब अगर बेंजीन पेरेंट चेन है लेकिन उसमें एक वो क्लोरीन लगा रखा है, तब ये फिनाइल मानेंगे उसको? बेंजीन पेरेंट चेन कैसे हो जाएगी, वही तो मैं कह रहा हूँ, बेंजीन पेरेंट चेन नहीं होगी हमारी। नहीं मतलब इसमें नहीं, मतलब अगर बेंजीन के एक क्लोरो लगा दे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 4 लगाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो फिर वो हो गया ना, वो तो सबसे, वो फिर बाकी सब्स्टिट्यूएंट है। ये अरे तो तभी मतलब होगा अगर जब हमारे। बेंजीन पेरेंट हम्म, पेरेंट चेन में नहीं है तब होगा ये। हाँ। ओके और सर। बेंजीन कब पेरेंट चेन में नहीं होगा, जब उसके पास में अल्केन में कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड होंगे, ओके सर। तो हम बेंजीन की जगह में वहां पे फिनाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। और कई बार उसमें एब्रीविएशन यूज कर लेता है, ये पूरी रिंग भी नहीं बनाएगा क्वेश्चन के अंदर। इस रिंग की जगह में ये मैं हटा देता हूँ, और वो उसकी जगह में क्या यूज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा पीएच। वो भी अंडरस्टूड होना है कि हमें पीएच का मतलब फिनाइल का पीएच लिया है इसने, इसका मतलब फिनाइल की शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सपोज करो ये आपके पास एक बेंजीन रिंग आ गई, सर 1 2 4 5। हाँ सर बोलो। सर पिछला जो आपने बनाया था उसमें प्रोपेन में ई क्यों नहीं लिखा? वो यार कभी भी नहीं लिखते, सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में ANE जो होता है ना, ई वाला हटा देते हैं। वो ई हमेशा हटेगा, उसके बाद ही हम आगे लिखेंगे, चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो। अच्छा सर, और आप सर वो भी बता रहे थे एक बार कि जो ई एन होता है कभी ई एन लगता है और कभी ई एन ई लगता है, तो दोनों का अलग मतलब होता है। ENE हो गया अगर तुम्हारे पास अल्कीन प्रॉपर है, और अगर एक चेन के अंदर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो वहां पे मैं EN लगाऊंगा, सिर्फ EN। ओके सर। इस वाले का नाम रिप्रेजेंट करो भाई, क्या हो सकता है? सर 3,4 डाइब्रोमो, 5 फिनाइल 3 पेंटेन। 3 सर 2,3 होगा, लेफ्ट से राइट होगी। 2,3 ना, वही मुझे लग रहा है, 1 2 3। अरे यार ये 3 लिख रहा था, पता नहीं क्या हो गया। 1 2 3, इधर आ गया 4, ये वाला हो गया अपना 5। तो 2,3 डाई ब्रोमो, 1 1 फिनाइल। 1 फिनाइल फिनाइल। पेंटेन। हाँ। हाँ, तो उसको भी लिख देते हैं एक बार। 2,3 डाई ब्रोमो -1 फिनाइल। और मैं थोड़ा स्पेस देके लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, आप एक साथ ही लिखना, पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, ये हो गया। यस सर। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ में एक बार मैंने यहाँ पे लगा दिया OH, और इधर लग गया है आपके पास CHO। अब इसका नाम गेस करो क्या हो सकता है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर नियो वगैरह कब यूज होते हैं आईयूपीएस में?
IUPAC के अंदर नियो आइसो हमें यूज करने ही नहीं है, ये हमारे कॉमन नेम्स होते हैं, तो ये कॉमन नेम्स के अंदर यूज होंगे। नियो मैंने आपको बताया था जब एक कार्बन में सेकंड लास्ट कार्बन का हो, या हमने उसकी डेफिनेशन भी चेंज करके लिख दी थी, उसमें शिवा ने डिस्कस भी करा था। 2 CH3 ग्रुप कनेक्टेड होते हैं तो नियो यूज करते हैं, एक कनेक्टेड होता है तो हम सिंपली आइसो यूज करते हैं, स्टेट चेन में होंगे तो एन यूज करते हैं प्रीफिक्स में। ये स्टार्टिंग में करे होंगे हमने, एक बार रजिस्टर को देखना पीछे, जी कॉमन सर। नेम। ओके सर। सर 2 एल्कोक्सी 1 फेनाइल 1 2 3। ओके, सर ब्यूटेन 1 अल। ओके, तो और कोई? चलो मैं करता हूँ फिर इसका नाम। सॉरी सर 4 अल। तो 3 एल्कोक्सी नहीं होगा बिकॉज CHO को प्रायोरिटी मिलेगी तो नंबरिंग राइट से। हाँ बिल्कुल प्रायोरिटी मिलेगी उसको, हाँ नंबरिंग सर। राइट से होगी। ये 1 2 3 एंड 4। सर तो तो 3 अब यहाँ पे अल्कोक्सी मैं प्रीफिक्स 4 इस्तेमाल करूंगा फिनाइल। किसका? शराब का। तो एल्कोक्सी क्यों कह रहे हो आप लोग? अल्कोहल का प्रीफिक्स तो हाइड्रोक्सी होता है ना, सर एल्कोक्सी तो होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं बोले 3 हाइड्रोक्सी। यार हाइड्रोक्सी 3 हाँ सर हाइड्रोक्सी होता है सर। 4 हाइड्रोक्सी होता है सर। ब्यूट 1 अल कर सकते, ब्यूटेन देते हैं, सर एल्कोक्सी किसी का ब्यूटेनल। प्रीफिक्स होता है क्या? एल्कोक्सी मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे बोला होगा, क्योंकि मिथॉक्सी एल्कोक्सी ईथर के केस में आता है, जैसे मिथॉक्सी बोलते हैं बेंजीन के ऊपर OCH3 है, एनिसोल है जैसे, तो उसको मैंने बताया था सर कि ब्यूटेन 1 अल नहीं लिखेंगे? हाँ सर वही। ओके। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं यस क्या सर। हुआ यस सर। बीच में अपने यहाँ पे मीटिंग। हाँ जी, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लास्ट एग्जांपल। सर उसमें ब्यूटेन 1 अल नहीं होगा? शुरू में था उसमें CHO। हाँ देखो, अगर पहले कार्बन में रहता है ना तो चाहो तो ब्यूटेन 1 लिखो तो भी दिक्कत नहीं है, ब्यूटेन नल लिखो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते वो फर्स्ट कार्बन में होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड। ओके सर। ओके जी, अब एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया आपका। अरे यार ये स्क्रीन में ऐसा क्यों चल रहा है, इधर की दिक्कत है, इधर की तो हटाते हैं। अबे यार आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस सर। ऑडिबल सर। हाँ, इसको पता नहीं क्या हो रहा है यार, आज इसको बार बार ये अजीब सा हो जा रहा है। एक और एग्जांपल करते हैं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या करें, इधर कर देते हैं NO2, यहाँ पे हो गया आपका फ्लोरीन, और इधर कर देता हूँ मैं ET। चलो जी, इसका नाम गेस करो, ये फ्लोरीन है, ये ना थोड़ा सा वैसा लग रहा है दिखने में, तो थोड़ा सा दूर बना देता हूँ, ये F है।
सर ये ET क्या है नीचे? ET मतलब इथाइल ओके सर। C2H5। फोर इथाइल 1 फ्लोरीन 2 नाइट्रो बेंजीन। 1 फ्लोरीन नहीं, 1 फ्लोरो बस, बाकी सब ठीक है। हाँ सर। गुड, वेरी गुड। तो क्या नाम हुआ आपका? इसमें जो नाम हुआ वो हुआ 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है जी, यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। तो अब यहाँ पे आप लोगों का जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो हमारा हो जाता है जी खत्म। ठीक है, तो कितने पेज में आया तुम्हारा नोमेनक्लेचर ये? सर 20-25 तो लगे होंगे शुरुआत से एकदम। ओके, तो कोई नहीं, यस थोड़ा सर, इतने होंगे। हाँ, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा डिटेल में कराया तुम्हें ताकि आगे क्लास 12 तक अपने को ये परेशानी ना हो कि नोमेनक्लेचर की टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, और कोई भी कंपाउंड में आगे हम कन्वर्जन वगैरह करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा आज सर के रिपीट अंदर। कर दीजिए प्लीज, सुन नहीं पाया। कुछ नहीं यार, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो आपका एंड हो जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको करना। उसमें करीबन मैं 40-50 तक क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो ये वाली थोड़ी सी टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक पार्ट आता है जीओसी के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है। तो वो यूजुअली प्रैक्टिकल जब लैब में होते हैं तो आसानी से हो जाता है, जब लैब में नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। अब पता नहीं किसी स्कूल में होता है किसी स्कूल में नहीं होता। मैं कुछ टॉपिक बताता हूँ, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ना, ल्यूकस मेथड होता है, या हम बोलें डिस्टिलेशन के अंदर टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। फिर ड्यूमास मेथड है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, क्रोमेटोग्राफी है, तो या डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हो गया। ये जो टॉपिक हैं ये आप लोगों के स्कूल के सिलेबस में है या नहीं है, ये आप मुझे सर थोड़ा नहीं पता करवाए। कर। नहीं सर, नहीं है। अच्छा, बाई चांस किसी के स्कूल में आ रहा हो, क्योंकि ये टॉपिक हैं जो कि चलते हैं, यूजुअली स्कूलों में आ जाते हैं सर कौन और सा कभी नहीं टॉपिक? आते। पता, क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एस्टिमेशन टेक्निक्स होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा। तो इसमें करीबन 10-15 टॉपिक हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है, ड्यूमास मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन आता है। तो फिर भी आप एक बार ही पता कर लेना, आप अपने स्कूल में इतना पूछना कि जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से मैम कितना सिलेबस में है कितना नहीं है। ठीक है, एक बार मुझे आइडिया लग जाए, अगर वो आपके सिलेबस में होगा तो मुझे कराना पड़ेगा, और अगर वो सिलेबस में नहीं है फिर कोई इशू ही नहीं है, फिर मैं उसको फिर बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये आप एक बार स्कूल में अपने अपने पता कर लेना कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जो है मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट कराता हूँ आइसोमर्स के बारे में। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए आइसोमर्स। आइसोमर्स का यार क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं या आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये तो आपको बेसिक पता ही है ना कि आइसोमेरिज्म होते क्या हैं? Yes sir, same molecular formula but different structures. हाँ यस सर। बिल्कुल। यस सर। तो हाँ, और इनके कुछ टाइप्स पता है आपको कितने टाइप के होते होंगे? So main 2 टाइप्स के होते हैं, उसके बाद सब और कैटेगरी सर 3 टाइप्स के होते हैं शायद। ओके, सर मेन तो 2 दो ही टाइप। है। यस सर 2 टाइप होते हैं। ओके, कौन कौन से, कुछ आइडिया वाइडिया बताओ मुझे, थोड़ा याद करवाओ।
मैं भूल गया हूँ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और गुड। दूसरा मॉलिक्यूलर स्टीरियो आइसोमर्स। सीरियस यस सर। और सर स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं जैसे फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स और हाँ रिंग चेन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म। करेक्ट 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 करेक्ट, टोटल बिल्कुल 6 सही। टाइप्स होते हैं उसके। और स्टीरियो आइसोमरिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। बिल्कुल। सर तो स्टीरियो कन्फर्मेशन, आइसोमेरिज्म के तो हमें 2 टाइप्स लिखवाए, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, वो भी ठीक है, उसमें भी गलत नहीं लिखवाया, सही लिखवाया उन्होंने। और आंसर जो, कॉन्फ़िगरेशनल के 2 टाइप्स होते हैं फिर आगे जाके। हाँ वो ज्योमेट्रिकल होते हैं और ऑप्टिकल होते हैं। फिर ज्योमेट्रिकली कितने टाइप होते हैं? सब वो नहीं कराया, इतना ही कराया। अच्छा, ज्योमेट्रिकल के फर्दर फिर आपके कुछ टाइप होते हैं, जिसके अंदर आ सकता है सिस, ट्रांस, ई और जेड, सिन और एंटी, एक्सो और एंडो। ऐसे ही ऑप्टिकल होते हैं, उसके अंदर भी कुछ टाइप आ जाते हैं आपके। ऑप्टिकल के अंदर एनेंशियोमर आ गया, डायस्ट्रोमर्स आ गए, या डेक्स्ट्रो, ल्यूवो, मीजो कंपाउंड, काइरल, एकाइरल हो गए। और कन्फॉर्मेशनल के अंदर आ जाते हैं आपके 2 पार्ट में, स्टैगर्ड आता है और इक्लिप्स आता है। उसके अंदर भी फर्दर अगर डिवाइड करें तो उसके अंदर न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से आते हैं, सी हॉर्स प्रोजेक्शन के हिसाब से आते हैं। 2 पैटर्न में हम उसको और फर्दर डिवाइड करते हैं। सर तो सी अभी हॉर्स मैं, या सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन होते हैं वो? हाँ क्या, सर वो प्रोजेक्शन जो है एक वो बार सी रिपीट करो, हॉर्स मैं होते हैं, सॉ सुन नहीं हॉर्स पाया, क्या होते हैं? बोला? चलो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम, आइसोमर्स होते क्या हैं पहले इसको लिख लेते हैं। अब डेफिनेशन तो बहुत सिंपल ही है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, ये लिख दूं या एक बार इसमें क्लियर हो गया आपके? कंपाउंड्स हैविंग सर हो गया क्लियर। द, है ना, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब इसका मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके फिर कहते हैं कि द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहा, ये सबको पता है, 9-10 से आप लोगों को याद होगी। हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ ये थोड़ा सा अच्छा है, तो इसको आप एक पूरा पेज गिफ्ट कर देना। इस पूरे पेज के अंदर आप आइसोमर से क्लासिफिकेशन नहीं करें। आइसोमेरिज्म को सबसे पहले हम बांटेंगे 2 पार्ट में। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चरल का ही जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए। पहले मैं पहले एक पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, फिर हम दूसरे पार्ट के अंदर जाएंगे। ये 2 पार्ट आपने डिवाइड कर लिए? यस सर। यस ओके, सर। अब हम हाँ जी सर स्ट्रक्चरल, कर ले। हाँ स्ट्रक्चरल के अंदर देखो आपको ध्यान क्या रखना सर है, दूसरा क्या था? स्टीरियो, मैं लिख देता हूँ स्टीरियो, STEREO, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दूसरा पार्ट है आपका। अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर। स्ट्रक्चरल जो आइसोमर्स होते हैं आपके, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है CP में फंक्शन, CP में फंक्शन। ठीक है, सबसे सिंपल वाले पहले बता रहा हूँ, 4 CP में फंक्शन याद मैंने ऐसे करा था, मैं वही आपको बता रहा हूँ। C से आप सब समझ पा रहे होंगे, C से क्या होगा, चेन आइसोमर्स। P से अगर मैं किसी के अंदर पोजीशन को,
M से क्या होता है? मेटामर्स या मेटामरिज्म। मेटामेरिज्म। गुड। और F से हो जाएगा आपका फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स। ग्रुप। ठीक है, ये 4 तो हो गए हमारे पास थोड़े अच्छे वाले। ठीक है, अब 2 इसके साथ हमें और करने हैं। ये पहले 4 लिख लो आप। हो गया सर। लिख लिया। गुड। उसके बाद उसी लाइन को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए हम लिखेंगे। एक लिखेंगे हम टॉटोमेरिज्म, फिर टॉटोमेरिज्म के हम फर्दर 2 पार्ट करेंगे, डायट सिस्टम और ट्रायड सिस्टम। सर वो CPMF का चौथा वाला कौन सा था? फंक्शन, CP में फंक्शन, और चौथा था मेटामेरिज्म, और सर ये MERISM। CPMF के बाद ही है, मतलब उसके साथ? हाँ, ये उसी लाइन में आगे करने हैं आपने, ये स्ट्रक्चरल के पार्ट चल रहे हैं। फिर आपने लिखा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के फर्दर 2 पार्ट करे आपने, डायट सिस्टम और ट्रायड सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। सर तो ये टॉटोमेरिज्म में चारों का है ना? चारों का है मतलब? सर मतलब ये CPMF के नीचे ही लिख रहे हैं ना चारों के लिए? हाँ हाँ हाँ, वो उसी के अंदर आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल के अंदर ही आ रहे हैं यार, सब ब्रांचें हैं, यहाँ पे जगह कम है ना, तो मैं इसलिए इसको पहले 4 आपको बताए, फिर उसी के आगे 5वां 6ठा ऐसे चल रहा है। ये 5th नंबर का है ओके टॉटोमेरिज्म, और 5th नंबर के फिर 2 पार्ट हो गए, डायट और ट्राइड। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आप लिख लो रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन। ठीक है, सर ये स्ट्रक्चरल के अंडर ही है क्या? हाँ ये स्ट्रक्चरल के अंदर ही आता है। स्ट्रक्चरल के अंदर आपके जो आइसोमर्स आ गए टोटल, वो आ गए आपके 6 आइसोमर्स। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। उसके बाद आ गए आपके टॉटोमेरिज्म, देन रिंग चेन। ठीक है, टॉटोमेरिज्म को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक बनाया हमने डायट सिस्टम, एक बनाया हमने ट्रायड सिस्टम। ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के बारे में। अब इसका क्लासिफिकेशन हम आगे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब आते हैं जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जो उसकी दूसरी ब्रांच है उसको पढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके अंदर हमें क्या समझना है? सबसे पहले कि इसके 2 पार्ट है। एक को हम कहते हैं कन्फिगुरेशनल, और जो दूसरा पार्ट है उसका नाम होता है जी कन्फॉर्मेशनल। ये हमारे पास पहले 2 पार्ट में होते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया। हाँ जी सर। उसके बाद कन्फिगुरेशनल जो है उसके फर्दर 2 पार्ट हो जाते हैं। वन इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही ऑब्लिक डाल के आप लिख सकते हैं, एक और नाम एनेंशियोमेरिज्म, ENANT डैश के आगे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता नहीं, IO मेरिज्म, RISM। ठीक है, कन्फिगुरेशनल के हमने 2 पार्ट कर दिए, ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का दूसरा नाम हो गया एनेंशियोमेरिज्म। ठीक है जी, अब फिर ज्योमेट्रिकल के फर्दर पार्ट करने हमें। यहाँ तक हो गया, नोट हो गया? यस सर। अब आप क्या करो, देखो फर्दर पार्ट क्या है उसके होते हैं, तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल के 2 ही पार्ट है,
लेकिन उसको अलग अलग तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो मैं इसलिए उसके अलग अलग पार्ट करवा रहा हूँ आपको। इसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर एक आ सकता है आपका सिस एंड ट्रांस, नेक्स्ट इज ई एंड जेड, देन यू हैव सिन एंड एंटी, उसके बाद लास्ट आ जाएगा आपके पास एक्सो एंड एंडो, नेक्स्ट इज एक्सो एंड एंडो। सर एक बार रिपीट कर देंगे ज्योमेट्रिकल के अंडर? हाँ सर, मैंने स्क्रीन में वही लिखे हुए हैं, सिस एंड ट्रांस, ई एंड जेड, सिन एंड एंटी, एक्सो एंड एंडो। ठीक है, यहाँ तक हो गया? यस सर, डन। ओके, फिर ऐसे ही ऑप्टिकल के अंदर हम कुछ थोड़ा सा और क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑप्टिकल मतलब लाइट को हम कहते हैं सिंपली। इसके अंदर आ जाएंगे आपके, कितने कराऊं, कुछ कुछ करवा देता हूँ यार, बाकी फिर टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। एक हो गया आपका डेक्स्ट्रो, फिर आ गया आपका लीवो, उसके बाद मीजो, देन रेसिमिक, रेसिमिक के बाद काइरल, CHIRAL, काइरल, नेक्स्ट सर ये इज ए काइरल। क्लासिफिकेशन के या लोगों के नाम है? क्या ये? सर इतने सारे क्लासिफिकेशन? हाँ, ये तुम्हें मिलेगी नहीं क्लासिफिकेशन किताब में किसी। ओके सर। ये वाली क्लासिफिकेशन तुम्हें नहीं मिलेगी। सर वो ऑप्टिकल के दूसरा और तीसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है यार लीवो, LEAVO, और तीसरा लिखा है मीजो, MESO, चौथा लिखा है रेसिमिक। रेसिमिक के अंदर भी मैं और पार्ट कर सकता हूँ लेकिन अभी कर नहीं रहा। उसके अंदर इन्वर्जन आता है, रिटेंशन आता है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ा, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वैसे ही तुम्हें बड़ा लग रहा है अभी। काइरल, ए काइरल, ठीक है। ये नोट हो गया, सबने नोट कर लिया यहाँ तक? नो यस। सर। नो सर? चलो करो करो। ये लगभग तुम्हारा आधे पेज में आ गया होगा, आधे एक पेज के अंदर आ जाएगा। सर आ तो गया पर सर कुछ समझ नहीं आ रहा लिखने के बाद अब। वो थोड़ा छोटा छोटा हो गया होगा ना, थोड़ा ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो गया बड़ा। तो यहीं पे रोक देता हूँ उसको मैं, कन्फॉर्मेशनल को उसमें आगे डिस्कस कर लेंगे। मैं और भी करता यार, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़े में ना फिर थोड़ा वैसा लगता है, ये वैसे भी इतना बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्लासिफिकेशन को आप प्रॉपरली एक पूरा पेज डेडिकेट करके अच्छे अच्छे पेन से लिखना। जैसे आप अगर स्ट्रक्चर वाले लिख रहे हो तो उसको ब्लू पेन से लिख लो, सारे स्टीरियो वाले लिख रहे हो तो उसको ब्लैक पेन से लिख लो। तो इससे क्या होगा, आप जब बाद में पढ़ोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा स्ट्रक्चरल है, कौन सा स्टीरियो है, थोड़ा याद करने में आसान होगा। आइसोमर्स अपने मैंने तो आप में सर एक पूरा बहुत, ही रेनबो बना दिया सर। बस सही है अपना। आज तुम तो यार वैसे रंगीन मिजाज के आदमी हो। सही है सही है। तो इस क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके एक डिटेल में जाएंगे। तो कुछ तो बहुत सोनू मोनू टाइप के हैं, वो तो बहुत सी लड्डू से हैं। ये CP में फंक्शन, चेंज, पोजीशन, फंक्शन और मेटामेरिज्म, ये तो 5-7 मिनट की भी चीज़ें नहीं है। मज़ा आएगा पढ़ने में, टोटोमेरिज्म क्या होते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल के अंदर E और Z क्या होता है, सिस ट्रांस कब बनते हैं कब नहीं बनते, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे 3D प्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं 2D के अंदर, और कैसे कंपाउंड घूमता है, रोटेशनल ऑफ बॉन्ड अराउंड ए पर्टिकुलर एक्सिस। तो वो थोड़ा सा अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ा पढ़ाने में मज़ा आएगा, थोड़ा एडवांस है वो। बाकी स्कूल के लिए CBSE बोर्ड वाला आइसोमर्स तो मतलब ये वो और इसमें तो बहुत अंतर आ जाएगा। तो थोड़ा माइंड सेटअप करके चलना कि आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा है मोहित सर ने तो बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक का मतलब है कि इसके सोच के चलो कि इस टॉपिक के अंदर अच्छे खासे पेजेस लगेंगे। तो अगर रजिस्टर एंड हो रहा है तो दूसरा रजिस्टर स्टार्ट कर सकते हो, और अगर ओके रिपोर्ट चल रही है तो बस
बढ़ते रहो उसी में आगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर थर्सडे की गुड छुट्टी दे बाय। रहे हैं आप सर? संडे तो टेस्ट है ना तुम्हारा? नहीं सर। थर्सडे। कल तो तुम्हारा टेस्ट है ना संडे को? अरे नहीं, कल की नहीं, मैं थर्सडे की पूछ रहा हूँ सर। थर्सडे की? अच्छा, थर्सडे को किस बात की छुट्टी? 31 को किस बात की न्यू छुट्टी? ईयर। ना, अरे न्यू ईयर तो 1 तारीख को होता तब देते। तो वो तो सर ऐसी ही है सर, तो फिर 2 तारीख की मिलनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, कहाँ तुम छुट्टी उट्टी की बात कर रहे हो? आइसोमर्स पढ़ेंगे आराम से। 31 को रात को होगा ना। हाँ वही तो, ये समझता नहीं हो तो यार फिर तुम सर लोग। आप पार्टी दोगे फिर? देना फिर मैं पार्टी के लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। अभी तो हाँ, तुम अभी तो सेंटर फिर होगा तब तक तो पार्टी हाँ, वार्टी तो फिर 3-4 क्लास हो की चुकी जगह होती है। पार्टी फिर। ऑफलाइन में तुम लोग बताओ सर पता फिर ही नहीं। कहाँ आ जाए सारे? कपिल सर क्या पहुंच जाएंगे, उन्हीं के यहाँ पे सेंटर अड्डा बना रखा है अपने ने। पक्की बात सर? पक्की नहीं, पक्की सच्ची मुच्ची जो भी बातें होती तो है सर सारी। छुट्टी है ना फिर? नहीं, छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी क्यों होगी यार? तुम गलत बात। तो छुट्टी छुट्टी क्यों तो होगी यार? होगी ना सर। अब सर पार्टी के लिए अगर सर कपिल दोनों के में से एक सेंटर चीज तक कर लो ना। छुट्टी तो हो जाएगी जी वो सर। इसका दोनों में से एक चीज कंफर्म है, क्योंकि अंशिका का मेरे मैसेज आया कि सर क्लास होनी कंपलसरी है, और शिवा का भी मैसेज आया मेरे पे जस्ट अभी, सर अगर फिर क्लास पार्टी भी कैंसिल तो मत करना। छुट्टी भी हो जाएगी फिर तो। भाई अभी अभी मेरे शिल्पी का मैसेज भी आया है, सर क्लास कंफर्म होनी चाहिए। अब मैं बताओ क्या करूं? सर ऐसा कुछ नहीं है। सर कोई बात नहीं, मुझे लो घर सर, पे सर ले लो सर, छुट्टी। जिंदा इंसान बोल रहा है सर। नहीं कोई बात नहीं है ऐसी। नहीं नहीं, उन्होंने लिखित में मुझे भेजा है, मैंने जस्ट अभी शिवा का मैसेज पढ़ा है कि सर इनके चक्करों में क्लास कैंसिल मत करना, और मैंने शिवा की बात मैंने मान लिया। तो 31 को क्लास कंफर्म है। कल का जो टेस्ट है वो हम हाँ ऊपर सर, नीचे कर। आप सर शिवा की बात कर रहे हो सर? मेरे पास तो सब बच्चों का मैसेज आ गया सर कैंसिल करवाने का। अरे वो मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम अरे समझ नहीं नहीं रहे। सर। उनको मजाक करने की आदत है यार, थोड़ा ही मजाक करते सर तो हैं। हाँ, पार्टी का तो 1 तारीख बताओ 2 सर तारीख फिर को आप। देखेंगे, वो जनवरी में देख लेंगे। एक आध क्लास अगर कैंसिल करनी होगी जनवरी में देखेंगे। अपना क्यों खराब? तुम्हें कहीं किसी को जाना है क्या पार्टी वार्टी में? तो बताओ, कोई तुम जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो 31? सर घर पे ही नहीं है तो। सर, वो तो आप दोगे ना पार्टी तो। अबे यार पार्टी में दे दूंगा, क्लास के बाद ले लेना। क्लास क्यों खराब करूंगा अपनी? भाई मेरी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती रात हो है। जाएगी सर। मैं सर अपनी रात हो क्लास जाएगी, शाम। सीधे बच्चे हैं सर, घर से बाहर नहीं निकलते रात में हम लोग। अरे मैं घर से बाहर आ जाऊंगा लेने के लिए। तुम लोग तैयार रहो, क्लास क्यों खराब करेंगे हम अपनी? 1 घंटा ही तो पढ़ना है, उसके बाद एंजॉय करते रहना। उसके अंदर यार सर पार्टी स्पेशल पक्की है ना? हाँ ओके पार्टी की कोई सर। दिक्कत नहीं। सर कल का पार्टी की कोई टेस्ट तो नहीं है ना सर? हाँ, हाँ टेस्ट सर। कैंसिल कर देना, टेस्ट कोई बात नहीं, टेस्ट तुम बाद में कर लेना। वो मैं एक साथ टेस्ट लूंगा, मेरा थोड़ा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, मुझे वैसे असाइनमेंट बनाना है तुम्हारे लिए भी, तो मैं टेस्ट की जगह तुम्हें असाइनमेंट भेज दूंगा कल, वो तुम मुझे दे देना करके। ठीक है ना? ठीक है सर। तो चलिए जी, गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट बाय। डे। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। ठीक ठीक।